सामाजिक विकास का एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामाजिक विकास की प्रकृति की और उसके अर्थ की। सामाजिक विकास और उसकी प्रचलित अवधारणाओं को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें विकास के 3 विश्व की बात करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड की। विकास के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास के क्या क्या अनुभव रहे और समाजवादी पथ और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। सामुदायिक विकास और असहयोगी आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और लक्ष्य समूह नियोजन यानी कि फोकस्ड ग्रुप प्लानिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो काफी डिटेल में बनने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और समझें सामाजिक विकास को। सामाजिक विकास की प्रकृति और अर्थ में सबसे पहला वाला पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि परिवर्तन और विकास के बीच का डिफरेंस क्या है। हम लोग दोनों चीजों को एक ही शब्द समझ लेते हैं और कई बार एक दूसरे से इंटरचेंज करके समझने की कोशिश करते हैं, पर ये दोनों अपने आप में डिफरेंट है। देखिए, परिवर्तन किसी भी प्रकार का परिवर्तन है, वो नेगेटिव परिवर्तन भी है, वो पॉजिटिव परिवर्तन भी है। परिवर्तन परिवर्तन है, जैसे प्रकृति का नियम परिवर्तन है। कोई चीज आज कुछ और है, कल कुछ और होगी। ये ठीक उसी तरीके से यहां पे परिवर्तन की बात कर रहे हैं। परिवर्तन एक वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें अच्छा या बुरा कुछ नहीं है। परिवर्तन परिवर्तन है, वो आपके चाहने ना चाहने से भी होगा। विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है और सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही लेता है, और ये आपके चाहने से होने वाला परिवर्तन, जिसे कहा जाता है कि चेंज बाय योर ओन क्रिएशन, इसे हमने विकास कहा। हमने समझने की कोशिश करी कि कैसे हम इस चीज को और ज्यादा बेहतर बनाए, उसमें तरह तरह के आविष्कार हुए और हमने कहा कि हम साल दर साल हर सदी से सदी तक हम लोगों ने मानव सभ्यता में विकास किया। तो वहां पे हम लोग विकास शब्द का प्रयोग करते हैं जब हम एक ऐसे परिवर्तन की बात करते हैं जो कि चाहने से होता है, और परिवर्तन ना चाहने से होता है। और विकास में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव यानी कि अच्छी अच्छी चीजों को लेते हैं, और परिवर्तन में सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरा आता है सामाजिक विकास, और आर्थिक विकास की बात करते हैं। तो सामाजिक विकास बात करता है एक ऐसे संपूर्ण बदलाव की जो समाज को और प्रत्येक व्यक्ति को एक नैतिक और सामाजिक रूप से मजबूत और भौतिक रूप से एक बेहतर तरीके से लोगों को तैयार करे, समाज को तैयार करे। ये सामाजिक विकास की एक बेसिक डेफिनेशन के रूप में हम लोग देख सकते हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें प्रति व्यक्ति आय आ जाती है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसे कहा जाता है वो आ जाता है, रहन सहन का स्तर आ जाता है, और टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि कोई बच्चा यदि स्लेट से लिख रहा है और कोई बच्चा मैकबुक पे अपनी ड्राइंग बना रहा है, तो हम मानेंगे कि मैकबुक वाला बच्चा ज्यादा डेवलप्ड है आर्थिक रूप से और स्लेट वाला कम है। ऐसा माना जाता है, ये जरूरी नहीं है। फिर एक टर्म आता है अति विकास, यानी कि ओवर डेवलप्ड का, और अंडर डेवलप्ड का, अविकास। इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं। कुछ देश अति विकसित होते हैं, कुछ देश अविकसित होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। अति विकास यानी कि कोई देश जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर रहा है अपने लोगों के लिए, जैसे कि अमेरिका। अमेरिका में वहां पे उत्पादन प्रणाली इसी तरीके की है कि जरूरत से ज्यादा उत्पादन होगा तो वो लोग रखेंगे भी, बाहर भी देंगे, इससे उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। दूसरी तरफ हम अविकास की बात करते हैं जिसमें उत्पादन उतना नहीं हो रहा है जितना लोगों को जरूरत है। जैसे कि भारत में कई लोग भूखे भी सो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि अन्न इतना नहीं है, रिजर्व में पड़ा हुआ है, या बहुत सारी और भी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से अविकास की श्रेणी में इसे रखा जाता है। भारत स्वयं को विकासशील कहता है, ना कि अविकसित, क्योंकि ये विकासशील और अविकसित के बीच की एक स्टेज है जहां पे भारत अपने आप को रखता है, और यहीं से निकल के आता है, यही अति विकास और अविकास की जो डेफिनेशन है, यहीं से निकल के आता है विकास का निर्भरता का सिद्धांत। निर्भरता का सिद्धांत वैसे तो काफी बड़ा है, लेकिन अगर आप इसे शॉर्ट में समझना चाहें तो आप ये समझें कि जो देश विकास की दौड़ में पीछे रहते हैं वो अपने आगे आने वाले, जो उनके आगे देश होते हैं जो विकास की दौड़ में आगे होते हैं, उन देशों को वो अपना रोल मॉडल बनाते हैं और उन पे निर्भर होते हैं।
उनसे पूछते हैं। ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे आपके क्लास में कोई व्यक्ति रेगुलर आता है, अच्छा है पढ़ने में, उसको सब कुछ आता है, लेकिन आप रेगुलर नहीं आ पाते हैं, आप पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, आपको नहीं चीजें समझ में आती है, तो आप उस बच्चे पर निर्भर होते हैं, आप उससे कॉपी मांगते हैं, आप उससे होमवर्क मांगते हैं, आप उससे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई बताओ कैसे क्या होता है। तो एक तरीके से आप उस पर निर्भर रहते हैं। विकास की दौड़ में वो बच्चा आपसे आगे है और आप उससे पीछे हैं, और यही बनाता है विकास का निर्भरता का सिद्धांत, जिसमें एक कमजोर देश जो अविकसित है रोल मॉडल बनाता है विकसित देशों को और उन्हीं की तरीके से बढ़ने का आगे प्रयास करता है। यहां पे निर्भरता के सिद्धांत की एक खामी यह है कि जिसमें जो देश दूसरे देश पे निर्भर रह जाता है वो विकास की दौड़ में वैसे ही पीछे रह जाता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप अगर जो टॉपर बच्चा है उससे आप बातचीत करने लगे हैं तो आप भी टॉपर बन जाएं, ये हो सकता है, लेकिन देशों के मामले में ये अलग होता है। चूंकि जो प्रथम देश है यानी कि जो विकसित देश है वो कभी भी अपने राज खोलते नहीं है और आपको उल जलूल चीजें बताते रहते हैं, जिससे आपका विकास धीमे हो जाता है या दूसरी डायरेक्शन में हो जाता है। इसका उपाय यह है कि देश जो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं यानी कि दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, वो प्रोडक्शन खुद में ही करने लग जाएं और खुद में ही वो सारी टेक्नोलॉजीज विकसित करें जो कि उनके देश को फायदा करें और दूसरे पर कम से कम निर्भर हो। तो ये कहा जाएगा कि जितना कम निर्भरता होगी अगले देश पर उतना ही देश ज्यादा विकसित होगा। लेकिन ये थ्योरी भी आगे चल के फेल हुई, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं विकास के 3 विश्वों की, जिसमें हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड की। इस चीज को समझने से पहले एक बैकग्राउंड समझना होगा जो कि पूंजीवादी और समाजवादी पर आधारित है। 20वीं शताब्दी से पहले विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था, जिसमें से एक आधा हिस्सा पूंजीवादी था, ये रहा पूंजीवादी, और ये रहा समाजवादी। जिसमें अमेरिका की बात आती है, अमेरिका कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहा जाएगा, और ये जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन है जिसमें आप जो अलग अलग देश देख रहे हैं ये सारे के सारे रशिया में ही थे पहले, रशिया काफी बड़ा हुआ करता था, और ये सारे के सारे देश सोवियत यूनियन में थे और ये सोशलिस्ट ब्लॉक कहा गया। अब इन दोनों देशों में हमेशा से कोल्ड वॉर रहा है। कोल्ड वॉर एक ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो दो देशों के बीच में चलती है, जिसमें बोलकर तो लड़ाई नहीं करी जाती है, पर लड़ने का तरीका उस तरीके का भी नहीं होता है कि गोला बारूद लेके आ गए, पर हर चीज में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस सिद्ध करना, हमेशा एक दूसरे से आगे रहने की होड़ करना और अपने आप को ज्यादा ऊपर दिखाना अगले से, ये कोल्ड वॉर के कुछ पॉइंट्स हैं। पूंजीवादी विश्व में आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट यूरोप आ जाता है, इसमें ये वाला हिस्सा जितना है, और सदर्न यूरोप आ जाता है कैपिटलिस्ट ब्लॉक में, और सोवियत यूनियन यानी कि सोशलिस्ट ब्लॉक में आता है ईस्ट यूरोप, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, हंगरी इत्यादि अलग अलग देश आते हैं। ये विचारधारा इस वजह से समझना जरूरी है क्योंकि इन्हीं विचारधाराओं के आगे चलने पर वो देश फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड बने। लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड क्या है। देखिए, ये 2 ब्लॉक तो हमने समझ लिया कि दुनिया पहले 2 खेमों में बटी हुई थी, पर जल्द ही सोशलिस्ट ब्लॉक यानी कि रशिया वाला जो ब्लॉक था ये कोलैप्स कर गया और कई देशों ने अपने आप को यहां से अलग कर लिया, अपनी बाउंड्री सेट कर ली, अपने पॉलिटिकल सिस्टम सेट कर लिए, और फिर एक मोनोपोली हो गई पूरे विश्व में पूंजीवाद की, और यही कारण बना अमेरिका का प्रथम विश्व बनने का, जिसको डेवलप्ड कंट्री कहा गया, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को। आगे बढ़ने से पहले हम लोग पूंजीवादी, समाजवादी और साम्यवादी विचार को एक एक लाइन में समझ लेते हैं, क्योंकि ये विचार ही आगे चल के डेवलपमेंट की थ्योरी को विकसित करते हैं। देखिए, पूंजीवादी में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पर, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पर जोर दिया जाता है, और
प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट इसी के अंतर्गत आता है। ये मानते हैं कि स्टेट की हस्तक्षेप नीति उनके व्यापार में कम से कम होगी, यानी कि मुक्त व्यापार होगा। और समाजवादी विचारधारा ये इस बात पर चलती है कि सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टी है वो स्टेट के हाथ में होगी, और स्टेट ये तय करेगा, स्टेट से यहां पे मतलब गवर्नमेंट से है, स्टेट ये तय करेगा कि किसे कितना देना है और किसे कितना नहीं देना है, किसको कितनी जरूरत के हिसाब से देना है, किसी की जरूरत ज्यादा है, किसी की जरूरत कम है, उस हिसाब से वो वहां पे बंटवारा करेगा। और एक समतावादी सिद्धांत, यानी कि सबको बराबर का हक मिलेगा। तो ये दोनों ब्लॉक इसी मूल्य पर आधारित है। और एक टर्म जो आता है साम्यवाद, कम्युनिज्म, जो कि कार्ल मार्क्स द्वारा बनाया गया है, जिसमें बात करते हैं एक ऐसे समाज की, एक ऐसी विचारधारा की जो कि क्लासलेस है, स्टेटलेस है, मनीलेस है और रिलीजनलेस है। जी हाँ, ये चारों कंडीशन फॉलो होती है तब हम कहते हैं कि कम्युनिज्म आ गया। तो कई देश अपने आप को कम्युनिस्ट होने का दावा करते हैं, कम्युनिज्म बोलते हैं, पर वो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट नहीं है, वो एक्चुअली में सोशलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होते हैं। जिसमें चीन आता है वो भी सोशलिस्ट मॉडल यानी कि समाजवादी मॉडल ही फॉलो कर रहा होता है। होता क्या है कि समाजवादी विश्व पाना चाहते हैं उस साम्यवाद को, और साम्यवाद एकदम से तो नहीं आएगा। साम्यवाद समाजवाद के ही रास्ते पर चलते चलते आगे मिलेगा, पर साम्यवाद भी आदर्श कंडीशन में जब होगा तभी हमें साम्यवाद मिलेगा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है कि जा रहा हो, ये कठिन हो रहा हो, लेकिन जब आप इन चीजों को बहुत सरल तरीके से समझेंगे तो आप समझेंगे कि साम्यवाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कभी आ ही नहीं सकता है और ना ही कभी आएगा, क्योंकि वो वास्तव में जमीनी स्तर पर लागू होने योग्य नहीं है। जिसमें कहा जाता है कि सब बराबर हो जाएंगे, कोई भी मनी वाला जो कॉन्सेप्ट है, रुपए पैसे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहेगा, धर्म की कोई बात नहीं होगी, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक अफीम की तरह है। तो इस रास्ते पर ये ब्लॉक, जो समाजवादी ब्लॉक है, जो खेमा है, ये चलता था और जल्द ही ये कोलैप्स कर गया और अलग अलग भागों में बट गया। इसके अलावा जो देश बचे रहे इन दोनों विचारधाराओं से, उन्हें हमने तृतीय विश्व कहा। तृतीय विश्व को हम आगे समझेंगे, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो कि पूंजीवादी विचारधारा पे चले, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री जो कि समाजवादी विचारधारा पे चले, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो इन दोनों से अछूते रह गए। थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो कहलाए जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, और वो देश जिन्होंने अंग्रेजों से आजादी ली 20वीं शताब्दी के बाद। और तृतीय विश्व के लक्षण है कि वहां पे प्रति व्यक्ति आय कम होगी, असाक्षरता का दर काफी ज्यादा होगा, जैसे भूटान है, बांग्लादेश है, भारत भी इसमें आता है, पाकिस्तान भी इसमें आता है। और यहां पर शिशु मृत्यु दर काफी होगी। जी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिशु मृत्यु दर काफी होगी। रैशनल तरीके नहीं अपनाएंगे, ट्रेडिशनल तरीके अपनाएंगे अपनी चीजों को करने के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है और सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। देखिए, कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड रहता है, प्रॉफिट पर जोर देता है। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही बढ़िया चीजें काम करेंगी। स्टेट का कंट्रोल कम से कम हो, स्टेट हस्तक्षेप ना करे, यानी कि किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसको यह हक है कि वो उसका दाम क्या तय करता है, इसमें वहां की जो सरकार है, वहां की जो स्टेट है, वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। देखिए, यह भी हमें समझना होगा कि कोई भी देश पूर्णतः कैपिटलिस्ट नहीं है और कोई भी देश पूर्णतः समाजवादी नहीं है। थोड़ा थोड़ा एलिमेंट दूसरे टर्म्स का, यानी कि कैपिटलिस्ट में समाजवाद का, समाजवाद में कैपिटलिस्ट का पाया जाता है। इस बात को हमें समझना होगा। तीसरी चीज आती है फ्री इकोनॉमी की, यानी कि मुक्त अर्थव्यवस्था की। आप दाम बढ़ा सकते हैं, आप दाम घटा सकते हैं, आप किसी भी चीज को उत्पादन ज्यादा कर सकते हैं, किसी चीज को उत्पादन कम कर सकते हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से
उद्योगपतियों के हाथ में ही रहता है। और पूंजीवाद माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद ज्यादा से ज्यादा आया। तो ये तो थी पूंजीवादी विकास मॉडल की बात। सोशलिस्ट मॉडल में स्टेट का रेगुलेशन सबसे ज्यादा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, यानी कि जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उन पे स्टेट का रोल ज्यादा रहेगा। समतावादी सिद्धांत पर आधारित है समाजवादी, और ये मानते हैं कि सबको बराबरी का अधिकार है। एक गाय वाला एग्जांपल आता है जिसमें आपके पास 2 गायें हैं और स्टेट आपसे एक गाय लेके आपके एक पड़ोसी को दे देता है क्योंकि उसके पास गाय नहीं थी। तो आपके पास अधिक था और आपके पड़ोसी के पास नहीं था, तो उन्होंने स्टेट ने क्या किया कि एक गाय ले जाके आपके पड़ोसी को दे दी। अब आपके पास भी एक गाय है और आपके पड़ोसी के पास भी एक गाय है। इस तरीके से हम समाजवादी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। बाद में हुआ ये कि ये मॉडल टूटने लगा और जैसे कि हमने बताया कि कई देशों में विभाजित हो गए जिन्होंने सोशलिस्ट विचारधारा को फॉलो करना शुरू किया। एक्चुअल में जब शुरुआत में ये 2 खेमों की हम बात करते हैं तो वहां पे समाजवादी तो बोला जाता है, पर एक्चुअल में वो कम्युनिस्ट यानी कि कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं और उसी सिचुएशन को लाना चाहते हैं जहां पे व्लादिमीर लेनिन का नाम आता है रूसी क्रांति में। ये आप लोग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में काफी डिटेल्ड चर्चा हो जाएगी, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो वहां पे वो चाहते तो हैं कि हम कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद, जो मार्क्स का साम्यवाद है, वो भी लाएं और समझें उसको। इसी तरीके से आप कभी दोनों में भेद देखेंगे, वो इस तरीके के देखेंगे कि एक तरफ अमेरिका का झंडा जिसमें 50 सितारे हैं वो लगा हुआ है और दूसरी तरफ वो जो हथौड़ा और बीच में जिससे घास काटी जाती है वो वाला निशान आप देखेंगे लाल बैकग्राउंड में, जो कि क्रांति का प्रतीक माना जाता है। तो इन दोनों विचारधाराओं को आप उस इमेज के थ्रू, जो कि मैं अभी यहां पे नहीं दिखा पा रहा हूं, उस इमेज के थ्रू आप यहां पे समझ सकते हैं। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस हुए वहां कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में और सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में। एक सबसे बड़ी बात आती है बुर्जुआ और सर्वहारा की। पूंजीवाद देशों में बुर्जुआ और सर्वहारा, बुर्जुआ यानी कि जिनके पास संपत्ति है और सर्वहारा जिनके पास संपत्ति नहीं है, यानी कि जो मजदूर है और एक बॉस है। होता यह है कि मजदूर काम करता है और उसका ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट बनता है वो रख लिया जाता है मालिकों द्वारा, इसलिए गरीब और गरीब होता चला जाता है और अमीर होता चला जाता है। ये एक पूंजीवाद विश्व की खास बात है, खासियत है। जबकि समाजवाद में इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं, वो सामाजिक न्याय पर बल देते हैं, जो जितना काम करेगा उसको उतना मिलेगा। और वो मानते हैं कि बुर्जुआ द्वारा, वो ये मानते हैं कि बुर्जुआ द्वारा सर्वहारा को दबाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। पर पूंजीवादी ये कहते हैं कि ये दबाना नहीं हुआ, ये दोनों की सहमति से हो रहा है। हम उनसे काम लेते हैं और वो हमें पैसा देते हैं। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन आता भी है कि पूंजीवादी विचारधारा फंक्शनलिस्ट मॉडल पे आधारित है और समाजवादी विचारधारा कॉन्फ्लिक्ट पर आधारित है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैपिटलिस्ट में माना यह जाता है कि वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि कोई श्रम दे रहा है और कोई उनका श्रम खरीद रहा है और दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शनलिस्ट मॉडल बन जाता है, जैसे कि हमने अपने वीडियो सामाजिक प्रकार्य में बात करी थी। और समाजवादी में इस तरीके की विचारधारा की खिलाफत की जाती है और बताया जाता है ये शोषण है और शोषण के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, जैसे कि मार्क्स कहते हैं। तो यहां से इन दोनों विचारधाराओं में टकराव होता है और इसी वजह से एक विचारधारा फंक्शनलिस्ट बन जाती है और एक विचारधारा कॉन्फ्लिक्टरी यानी कि संघर्षवादी बन जाती है। विकास के 3 विश्वों में तृतीय विश्व की थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तृतीय विश्व की बात यूरोपियन ओरिजिन की है।
यानी कि ये जो तृतीय विश्व वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यूरोप से निकल के आया। इसे आप देख सकते हैं फ्रांस के 1940 में एक पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जो भेद है उनको समझने के लिए यहाँ पे एक टर्म आता है डी गोल रिसेम्बलेंट दस पीपल फ्रांसिस एंड द फोर्थ रिपब्लिक। ये सफायर ने लिखा है अपनी पुस्तक जो कि 1978 में छपी थी। इसमें अगला नाम आता है क्लेगम का, जो कि 1978 में पुस्तक छपी है जिन्होंने थर्ड वर्ल्ड को बताया थर्ड स्टेट। जैसा कि हमने अपने वीडियो में बात करी थी समाजशास्त्र का उदय और विकास में, और फ्रांस में 3 स्टेट पाए जाते थे, मतलब 3 लेवल्स पाए जाते थे, 3 वर्ग पाए जाते थे। जैसे उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग पाया जाता है, वैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट पाया जाता है। थर्ड स्टेट में जो सबसे गरीब तबका है, दबा कुचला है, जो सबसे ज्यादा शोषित वर्ग है, उसे थर्ड स्टेट कहा गया और वहीं से ये वर्ड निकल के आया थर्ड वर्ल्ड, यानी कि तृतीय विश्व की बात आई, जिसमें बुर्जुआजी के खिलाफ बात करी गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, और ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। वुल्फ फिलिप्स 1979 क्रेडिट द फ्रेंच डेमोग्राफर अल्फ्रेड स्वॉय। अल्फ्रेड स्वॉय को एक क्रेडिट मिलता है जिन्होंने इस टर्म को ही कॉइन किया था डॉक्यूमेंटली 1962 में। फिर यहां पे बात आती है कि एक और यहां पे क्रेडिट मिलता है। ये बात हो रही है कि जो थर्ड वर्ल्ड वाली जो बात आती है, जिसे हम तृतीय विश्व कहते हैं, वो किसने किसने यूज किया, कहां कहां से ये शब्द आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इसको आपको समझना चाहिए। द वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट बिलोंग टू द सोशियोलॉजिस्ट लुइस इरविंग हॉरोविट्ज, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी 3 वर्ल्ड्स ऑफ डेवलपमेंट, द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रैटिफिकेशन 1972 में, जिसमें उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। हॉरोविट्ज यूज्ड अ वैरायटी ऑफ क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज दैट शेयर मोर और लेस सिमिलर पैटर्न्स ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि ये सारी जो थ्योरी हम फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड की पढ़ रहे हैं, ये उन्होंने अपने पुस्तक 3 वर्ल्ड्स ऑफ डेवलपमेंट में भी समझाया और बताया कि किस तरीके से एक प्रकार के देश एक प्रकार की चीजों का पैटर्न फॉलो करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और दूसरे प्रकार के देश एक अलग टाइप का पैटर्न फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ वर्ल्ड की। ये अगर मैं यहां पे मिटा पाऊं तो सही रहेगा। जी, फोर्थ वर्ल्ड की बात करते हैं। चतुर्थ विश्व। चतुर्थ विश्व की बात सबसे पहले मैनुअल और पोजलेंस ने की थी 1974 में, और हेमेलियन और काल ने की थी 1974 में अपनी पुस्तक में, जिसमें पेज नंबर 13 पे बात लिखी गई है। इसको समझने का तरीका ये होता है कि आप ब्रैकेट में जब सन देखते हैं तो उसमें आपको बुक का वर्ष लिखा होता है, और अगर आप आगे सेमीकोलन में आगे देखते हैं तो वो बुक का पेज नंबर लिखा होता है। They used to concept to describe a community of powerless, यानी कि शक्तिहीन लोगों की कम्युनिटी है, वो एक शक्तिहीन लोगों का समुदाय है। द ऑप्रेस्ड एंड द डिस्पोज्ड, जो कि दबा और कुचला है। कई पुस्तकों में ये बात भी आती है कि जो फोर्थ वर्ल्ड की, यानी कि जिस चतुर्थ विश्व की बात कर रहे हैं, वो और कोई विश्व नहीं, वो ट्राइबल यानी कि जनजातियों वाला विश्व है। जितने भी संसार की जनजातियां हैं वो उनको हम चतुर्थ विश्व की श्रेणी में डालते हैं। अकॉर्डिंग टू देम ऑल द वर्ल्ड्स ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड, शेयर द पीपल हु बिलोंग टू द फोर्थ वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि इन सभी देशों में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड में, सेकेंड वर्ल्ड में, थर्ड वर्ल्ड में, इन सब में हम देखते हैं फोर्थ वर्ल्ड के लोगों को, यानी कि सब लोग इन सब में फोर्थ वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ही है। तो ट्राइब की बात पे ये सच हो जाता है। अमेरिका में भी कई सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं, रशिया में भी कई सारी ट्राइब पाई जाती हैं, यूरोप में भी हैं, इंडिया में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, और पूरे विश्व में आप ट्राइब को पाया हुआ देख सकते हैं। इन द करेंट यूसेज, द कंट्रीज विच बिलोंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड
आर रेफर्ड टू एज द डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमीज, DME। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको समझना होगा। दोज बिलोंगिंग टू द सेकेंड वर्ल्ड, यानी कि जिन्हें सेकेंड वर्ल्ड कहा गया उसे ईस्टर्न ट्रेडिंग एरिया कहा गया, ईस्टर्न ट्रेडिंग एरिया। और थर्ड वर्ल्ड को कहा गया डेवलपिंग कंट्रीज, और फोर्थ वर्ल्ड को कहा गया लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ये चारों इंपॉर्टेंट नाम हैं, आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या अपने एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आप इन चीजों को कोट करेंगे तो ये काफी इफेक्टिव होगा। LDC कहा गया इसे, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, कोटेड इन एस्टेड रिचर्ड जे वर्ल्ड्स ऑफ डेवलपमेंट, और इन वेबसाइटों में इनके बारे में बात करी गई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विकास के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण की। विकास की अवधारणा ने पिछले वर्षों में कई सारे आयामों को शामिल किया, जिसमें एक लोकप्रिय धारणा यह है कि आर्थिक विकास से सामाजिक के कई हिस्से में विकास किया जा सकता है। मतलब यह है कि आर्थिक विकास होने से बाकी सारे विकास भी हो जाएंगे, जिसको हम इंग्लिश में इकोनॉमिकल डिटर्मिनिज्म या इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। यानी कि पैसे से सारे सारे तरीके का विकास हो जाएगा। आगे चल के ये अवधारणा काफी गलत हुई। इसमें उच्च स्तर के जो आर्थिक संपन्न देश हैं उनमें कई सारी खामियां निकल के आने लग गई, और विकसित देशों की श्रेणी में होने के बावजूद भी उनमें कई सारे ऐसे चीजें रह गई जिसको हम विकास की श्रेणी में नहीं ला सकते या विकास में बाधक बनती हैं वो, और कई सारी समस्याएं उनमें निकलती चली आई साल भर साल। जैसे कि आप अरब कंट्रीज में देखें, अरब कंट्रीज में कई सारे देश काफी रिच हैं, लेकिन उनमें तरह तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना उन्हें आए दिन करना पड़ता है, और इस वजह से वो उस तरीके के विकास में पीछे हो जाते हैं। विकास का मतलब है कि आप मल्टी डायमेंशनल विकास करें। तो ऐसे में वो उन समस्याओं का निवारण नहीं कर पा रहे थे जो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जरूरी थी। वास्तव में आर्थिक संपन्नता ने नई और अधिक सामाजिक समस्याओं को जन्म दे दिया। इसलिए अब यह महसूस किया जाने लगा कि यदि विकास का अंतिम उद्देश्य समाज में प्रत्येक मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है, तो इसे सिर्फ आर्थिक विकास से ही नहीं पाया जा सकता। और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए गए हैं, जो कि ये है। सबसे पहला पॉइंट आता है रोटी, कपड़ा और मकान का, बेसिक। अगर आपको विकास करना है तो बेसिक की सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास। फिर आ जाता है बिजली, यातायात, संचार साधन, पानी, ये वाली चीजें। ये सारी चीजें तो आप इकोनॉमी से पा सकते हैं, लेकिन इसके आगे आ जाता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि अमीर आदमी, जैसे आप देखें कि मोटा है, उसको डायबिटीज है, ये है, वो है, तो वो पैसे वाला तो है पर उसको तरह तरह की बीमारियां भी हैं, मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, टेंशन है उसको बहुत ज्यादा, संतुलित आहार वाली जो चीज है। अब पैसे हैं तो फास्ट फूड ही खाए जा रहे हैं, वो कोई संतुलित आहार वाला नहीं है। और पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो, शहरों में जो कि सबसे ज्यादा होता है, ज्यादा डेवलप माने जाते हैं, पर पर्यावरण प्रदूषण भी वहां पे ज्यादा है। फिर चौथा पॉइंट आता है आर्थिक कल्याण का, अपना ही नहीं सिर्फ और दूसरों का भी, और उच्च जीवन स्तर। ये वाली भी इकोनॉमिकल डिटर्मिनिज्म का ही पॉइंट है कि आपका जीवन स्तर उच्च हो। मतलब आप जो बेहतर से बेहतर जो भी चीज कर सकते हैं वो आपके सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के विकास के लिए सहायक है। फिर आता है पॉइंट साक्षरता का, लिटरेसी बहुत ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ मेल की लिटरेसी ज्यादा हो, फीमेल्स की ना हो, फीमेल्स की ज्यादा हो, मेल की ना हो, सभी की लिटरेसी बराबर हो। व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो मार्केट में उसकी कोई वैल्यू भी है या नहीं है, ये सिर्फ आपने पढ़ के रट के एग्जाम पास कर लिया, इसका मतलब ये है। नैतिक शिक्षा की बात आती है, सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों को भी भला करना, नैतिक शिक्षा की बात यहाँ पे हम लोग करते हैं। व्यक्तित्व निर्माण, जिसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कुछ नहीं है, जो भी आप हैं, आपकी जो नेचुरल पर्सनैलिटी है उसी को और एनहांस करना, और अपने अंदर की छिपी हुई चीजों को बाहर लाना और उनको पॉलिश करना, और समाज को दिखाना कि आप किस चीज में अच्छे हैं, और
जो भी चीज आप करते हैं उसको और करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। सामाजिक एकता की बात आती है, यह भी विकास में एक बहुत ही सहायक पहलू है। अगर समाज यानी कि कोई भी देश अगर कई सारे भागों में बटा हुआ है और एक एकता नहीं है तो वो विकास में बाधक है। फिर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलू में भी सभी की सहभागिता होना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ राजनीति में ही वो आगे हैं, आर्थिक पहलू में आगे नहीं है। यानी कि जिस तरीके से हम राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं उसी तरीके से आर्थिक मुद्दों में भी दिलचस्पी लें, उसी तरीके से देश के और समाज के सामाजिक पहलू पर भी सहभागिता करें। भेदभाव कम से कम हो। ऐसा ना हो कि जेंडर बायसनेस हो गई है या कास्ट बायसनेस हो गई है, क्लास बायसनेस हो गई है। जैसे अमेरिका में रंग भेद चलता है, भारत में जातिगत भेद चलता है, कहीं क्लास भेद चलता है, अमीर गरीब का भेद यहां पर ना हो। हालांकि कुछ समाजशास्त्रियों ने जोर दिया है कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक और नैतिक विकास पर भी वो बात करते हैं समग्र विकास के लिए। इसका कारण क्या है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से भी व्यक्ति हष्ट-पुष्ट रहे। जैसे जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो बता रहा है कि मुझे मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो, इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और व्यक्ति सामाजिक रूप से भी पूर्ण रहे, जैसे परिवार, नातेदारी, आपसी संबंध, ये भी विकास के पथ पर एक महत्वपूर्ण पहलू आ जाते हैं। व्यक्ति ने बहुत ज्यादा विकास कर लिया, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा विकास कर लिया, पर अपने नातेदारों से दूर हो गया, अकेले कहीं रह रहा है आइसोलेशन में, तो यह भी एक गलत बात है। फिर नैतिकता की बात करें तो वहां पर पहले आप वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें स्वांतः सुखाय की बात नहीं बल्कि परिजन हिताय और परिजन सुखाय के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहता है। और आधुनिक समय में विकास का आशय इन्हीं सब लक्ष्यों को हासिल करना है। सिर्फ आर्थिक लक्ष्य ये 1960-1950 के कॉन्सेप्ट में मिलता है कि आर्थिक लक्ष्यों को ही प्राप्त करना है, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम धीरे धीरे उन लक्ष्यों को भी प्राप्त करेंगे जो सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलू से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसकी वजह से विकास का समाजशास्त्र एक नया सब्जेक्ट उभरा, जिसमें हम बात करते हैं विकास के उन सामाजिक पहलुओं की जिनसे विकास प्रभावित होता है, और कैसे कोई चीज ज्यादा विकास कर ले जाती है और कोई चीज कम विकास कर ले जाती है। इसके बारे में हम इस विषय में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक विकास के अलग अलग उपागमों की, जिसमें 5 मेन उपागम मिलते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पे, फोर्थ पे और फिफ्थ पे। इनकी अलग अलग हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, सामाजिक विकास के उपागम यानी कि उसकी अप्रोच क्या है, उसका तरीका क्या है, उनकी हम बात करेंगे। तो इसके दो पार्ट्स बनते हैं बेसिकली। एक बनता है केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण, यानी कि सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें दो टाइप के डेवलपमेंट प्लान्स आते हैं। डेवलपमेंट फ्रॉम टॉप यानी कि ऊपर से नीचे का विकास, और डेवलपमेंट फ्रॉम बॉटम यानी कि नीचे से ऊपर विकास, मतलब नीचे से विकास करना, जमीनी स्तर से विकास करना। और दूसरा आता है विकास की इकाई क्या है, यानी कि आपने विकास करने के लिए कौन सी यूनिट चुनी है। व्यक्ति का विकास करना है आपको, कि समूह का विकास करना है, गांव का विकास करना है, कि शहर का विकास करना है। इस तरीके से अलग अलग है। और इसमें भी 3 पॉइंट निकल के आते हैं। एक होता है सेक्टोरल डेवलपमेंट, एक होता है एरिया डेवलपमेंट, और एक होता है टारगेट ग्रुप डेवलपमेंट। ये तीनों और ये पांचों अलग अलग हैं। जैसे आपसे पूछा है कि डेवलपमेंट के क्या क्या अप्रोचेज हैं, तो उसमें 5 अप्रोच बेसिकली आप बता सकते हैं। एक एक करके इनको समझते हैं। देखिए, डेवलपमेंट फ्रॉम टॉप यानी कि ऊपर से नीचे वाला जो डेवलपमेंट होता है, वो बेसिकली एसी कमरों में बैठकर बनने वाली जो प्लानिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इस विकास को किया जाता है। और इसमें पूरी सच्चाई जमीन की नहीं समझी जाती है। जिन लोगों के लिए विकास किया जाता है वो माना जाता है कि अपने खुद के विकास के लिए पूरी तरीके से जागरूक नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि कैसे विकास करना है। तो इसमें जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो आपस में कमरे में एक मीटिंग करेंगे, स्लाइड शो बनाएंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग तरीकों से, और उसके बाद उनके लिए वो प्लानिंग बनाते हैं। होता यह है कि इसमें जो जमीनी स्तर की जो प्रॉब्लम्स रहती है उनको बिना समझे ही इन चीज़ों को आगे इस तरीके के प्लान बना दिए जाते हैं।
एक सेकंड में सारा मिटा दूं पहले जी। तो इस टाइप के प्लान उन सारी चीज़ों को बिना समझे ही बना दिए जाते हैं, और इसी वजह से ज़्यादातर सरकारी जो प्लानिंग होती है, जो टॉप से बॉटम की तरफ आती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाती हैं। इसका कारण एक भ्रष्टाचार भी होता है, जो कि केंद्र से या राज्य सरकार से ही निकल कर आता है, और इसी वजह से ये ज़्यादातर तरीके जनता तक आते आते फेल हो जाते हैं। कई सारे स्टेप्स में इनको गुजरना होता है, हालांकि अब तो काफ़ी डिजिटलाइजेशन हो गया है, जिसकी वजह से ये कारगर नहीं रह गया है, लेकिन इस वजह से इसको डेवलपमेंट फ्रॉम टॉप कहा जाता है। और चूंकि ये सेंट्रल द्वारा निर्धारित होता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार भी, इस वजह से इसको सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है, केंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? यही डेवलपमेंट फ्रॉम बॉटम की बात आती है। इसमें निचले तबकों लोगों की बात आती है, ग्राउंड रियलिटी से जुड़ के। यदि आप डायरेक्ट गांव में जाके वहां पे चीजें देख के उन्हीं के लोगों की तरह उनसे पूछ के, उनसे समझ के अगर आप लोग डेवलपमेंट के प्लान्स जो बनते हैं, उस अप्रोच को हम लोग डेवलपमेंट फ्रॉम बॉटम कहते हैं। लोकल लेवल पर जो चीज़ों को जोड़े और उनके स्थानिक अधिकार प्रदान करे, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या क्या वो चाहते हैं, क्या वो नहीं चाहते हैं, किस तरीके का विकास वो लोग करना चाहते हैं। तो इस टाइप में डेवलपमेंट फ्रॉम बॉटम अप्रोच चलती है। जैसे ट्राइब्स का जो डेवलपमेंट करना होता है, वो डेवलपमेंट फ्रॉम बॉटम करना होता है, क्योंकि आपको समझना होता है ग्राउंड पे जाके कि क्या चीज़ उनके लिए सही रहेगी और क्या चीज़ नहीं सही रहेगी। अब कमरे में बैठ के तो आपने बता दिया कि ये वाली चीज़ सही रहेगी, पर हो सकता है कि वो उनके लिए सही ना हो। विकास करने के बजाय वो उनका और ज़्यादा और उनको और पीछे ले जा रही हो और उनकी ज़रूरतों में और कटौती कर रही हो, तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है सेक्टोरल डेवलपमेंट का। विकास किसी खास क्षेत्र में, जैसे कृषि क्षेत्र में या उद्योग क्षेत्र में, ये नेहरू जी के टाइम से आया, और इसमें भारत में टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन पर काफ़ी जोर दिया गया सेक्टोरल डेवलपमेंट पे। जैसे बोलते हैं ना आप, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, इस टाइप के यहाँ पे सेक्टर की बात हो रही है। तो जब टेक्नोलॉजिकल अप्रोच करने की बात आई, चीज़ों को जोड़ने की बात आई, उसी के लिए IITs, IIM जैसे बड़े बड़े कॉलेज भारत में खोले गए, जिससे सेक्टोरल डेवलपमेंट हो, सेक्टर का विकास हो। और ये USA, रशिया, इंग्लैंड जैसी विकसित कंट्रीज के तर्ज पर होने वाला डेवलपमेंट अप्रोच है। बाद में हुआ ये कि सारा का सारा पैसा इंडस्ट्री पर लगने लग गया, जिससे भुखमरी आई, और फिर बाद में इस बारे में भी जोर दिया गया कि रूरल डेवलपमेंट पर, कृषि विज्ञान पर, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं उन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि भारत में जो व्यवस्था है वो कृषि प्रधान देश की है, और इस वजह से अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगा दी जाती तो वो भी एक दिक्कत भरा काम होता। लोगों के पास ज़मीन कम हो जाती और भूखमरी जैसी दिक्कत आगे तक चलती रहती। उसके बाद फिर जब कृषि पर जोर दिया गया तो टीवी में ऐड भी आने लग गए, रेडियो पे, पोस्टर पे कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाने लग गया। पशुपालन के लिए एक अलग से कॉलेज खोला गया, डिपार्टमेंट बनाए गए, लोगों को एजुकेट किया गया, और फार्मर्स के लिए अच्छा लोन प्रोवाइड करने लग गए बैंक। तो इस क्षेत्र में ये सेक्टोरल डेवलपमेंट की अप्रोच थी। एरिया डेवलपमेंट की बात बहुत सीधी सीधी से है, किसी खास एरिया का डेवलपमेंट करना जो कि बाकी एरिया के विकास से पीछे था। देखिए, हर एरिया एक जैसा नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई दिक्कत है। तो विकास करने के लिए उनमें अलग अलग एरिया का अलग अलग तरीके से विकास किया गया। कहीं पे रोड नहीं है, कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे जो उस कम्युनिटी के लोगों को चाहिए था, उस एरिया की जो ज़रूरत थी, जैसे पार्क और वगैरह होता है, वो नहीं था। तो वो दिक्कतें यहाँ पे निकल के आती हैं। पांचवा जो डेवलपमेंट का उपागम है वो है टारगेट ग्रुप डेवलपमेंट, समूह लक्ष्य विकास। समूह लक्ष्य विकास का मतलब समूह को ध्यान में रख के, समूह को लक्ष्य, समूह का हित लक्ष्य में ध्यान रख के किया जाने वाला विकास समूह लक्ष्य विकास कहलाया।
जिसमें एक नाम आता है SFDA का, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट एजेंसी है। उसे कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच भी कहा गया। समुदाय के लिए एक विकास, सामुदायिक विकास बनाया गया, जैसे सामुदायिक केंद्र बनाए जाते हैं और अस्पताल बनाए जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं। ये सारे टारगेट ग्रुप डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत आते हैं। इसमें हेल्थ फैसिलिटी की बात आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात आती है और सोशल फैसिलिटीज़ की बात आती है। जैसे कल्याण मंडप बनाए जाते हैं लोगों के लिए, एक जन सुविधा केंद्र खोला जाता है। तो किसी खास कम्युनिटी को, किसी खास ग्रुप को टारगेट करके डेवलपमेंट करना, ये समूह लक्ष्य विकास के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास के क्या क्या अनुभव रहे और समाजवादी पथ और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या रही। देखिए, भारत जब आजाद हुआ तो उसके बाद में जरूरत पड़ी कि किस प्रकार के पथ पर हम चलें जिससे हम विकास कर सकें, क्योंकि उसके पहले तो सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में था। तो जैसा कि हमने पहले स्लाइड में देखा कि दो मेन ब्लॉक बटे हुए थे, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, एक सोशलिस्ट ब्लॉक था। विकास करने के दो तरीके थे मेनली, और भारत के सामने चुनौती थी कि वो किस व्यवस्था को अपनाए और आगे काम करे। तो इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि उसने किस व्यवस्था को अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, ये वाला तो रहा सोशलिस्ट ब्लॉक और ये वाला रहा कैपिटलिस्ट ब्लॉक। जैसे दिखाया भी गया है, इसमें मोटा ताजा सा है और ये पतला दुबला सा है। और नेहरू जी ने दोनों को बांध के मिक्स्ड इकोनॉमी बताया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? यानी कि यहां पे टाटा बिरला जैसे उद्योगपति भी रहेंगे और स्टेट भी रहेगा, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी नियंत्रण करेगी। यानी कि यहाँ पे हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सब कुछ उद्योगपतियों को ही दे दें या सब कुछ सरकार के हाथ में ही चले। थोड़ा थोड़ा चीजें प्राइवेट भी चलेंगी, थोड़ा थोड़ा सरकार के हाथ में भी रहेगा। जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी है, टाटा है, बिरला है, ये सारे उद्योगपति कैपिटलिज्म को शो कर रहे हैं। और जितने भी गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, और उन सब पे, यानी कि टाटा, बिरला, अंबानी, इन सब पे सरकार का कंट्रोल सोशलिस्ट पाथ को भी दर्शा रहा है, जिसमें कोई भी एक दूसरे की मनमानी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ सरकार ही ले ले। थोड़े से शेयर उसने प्राइवेट भी दे रखे हैं जिससे स्वच्छंद बिजनेस किया जा सके और डेवलपमेंट में मदद मिल सके। और कैपिटलिज्म भी है, और सॉरी सोशलिज्म भी है, जिसमें सभी को बराबर का हक मिले। होता क्या है कि राज्य भारी उद्योग स्थापित करने में एक इंडस्ट्रियलिस्ट की भूमिका निभाता है, जैसे कि स्टील और बिजली का उत्पादन करना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था आजादी के बाद। रेलवे और डाक विभागों पर भी राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है इसमें। ये उपाय विकास के एक समाजवादी रास्ते के बारे में बता रहे हैं। दूसरी ओर एक उद्योग निजी इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में रहता है, छोटे और बड़े दोनों। कुछ उद्योग जैसे कि कपड़ा और सीमेंट दोनों निजी और राज्य उद्योगों के हाथ में हैं और दोनों के लिए कार्य करते हैं। कई अन्य गतिविधियों में भी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, दोनों में निजी और राज्य एजेंसियां अपने अपने तरीके से चीजें चलाती हैं। जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं, कुछ सरकारी अस्पताल हैं, कुछ प्राइवेट बसेस चलती हैं, कुछ सरकारी बसेस चलती हैं। तो आप दोनों का पैटर्न देखते हैं। इस वजह से इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। ये काफी क्वेश्चन पूछा भी जाता है इस तरीके से। यह सच है कि भारत ने विकास का एक मिश्रित रास्ता अपनाया, लेकिन विद्वानों में इस चीज को लेकर भी एक विभिन्नता है। एक विचार यह है कि भारत के विकास का मार्ग पूंजीवादी है। उद्योगों में राज्य ने इसलिए हस्तक्षेप किया जिससे वे इसे निजी उद्यम कर्मियों के लिए आसान बना सके, क्योंकि माना यह जाता था कि उद्योग अभी उतना मुनाफा नहीं पैदा कर रहे हैं। ये आजादी के बाद की बात कर रहे हैं इसमें हम। तो उद्योग अभी उतना मुनाफा नहीं पैदा कर रहे हैं और इसमें लंबा समय लगेगा और लंबी पूंजी लगेगी।
इसलिए वे निजी उद्यमियों को आकर्षित नहीं कर पाते थे, और इसी के साथ बड़े उद्योग भी बिना निजी उद्यम कर्मियों के विकास नहीं कर पाते। उनको उनका सहारा चाहिए ही चाहिए था। इसी तरह यह तर्क दिया जाता है कि बड़े उद्यम अभी भी छोटे उद्यमों पर हावी हैं, जैसे कि कृषि पर औद्योगिक क्षेत्र हावी है। इसके अलावा कुछ बड़े देशों में आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण है, जिसे बिजनेस हाउस कहा गया जाता है। बिजनेस हाउस एक टर्म है, इसे आप नोट कर सकते हैं। और पर अंतिम रिजल्ट यही निकलता है कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण कर रहा है, जिसमें समाजवादी पथ और पूंजीवादी पथ दोनों के दोनों मिले हुए हैं। होता क्या है कि कभी कभी जैसे देश में मंदी का दौर आता है तो कैपिटलिज्म पर ज्यादा फोकस देने लग जाते हैं, और चुनाव का टाइम आता है तो सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से सारी चीजें देखी जाने लगती है। तो टाइम टू टाइम ये चीजें बदलती रहती है, पर इन दोनों में बैलेंसिंग बना के रखनी होती है सरकार को, और ये है सरकार। अब बात करते हैं सेक्टोरल डेवलपमेंट की, यानी कि क्षेत्रीय विकास। जैसा कि अभी हमने देखा था, सेक्टर की बात करी हमने, कृषि सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, इनके बारे में। तो इसमें आज़ादी के बाद से बात आई कि किस तरीके से हमें इसमें विकास करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ने औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में बहुत प्रगति की, लेकिन बाद में अपेक्षाकृत प्रगति कम हो गई। कई नीतियों और योजनाओं को अपनाया गया जिसके परिणाम सामने आए वह अपेक्षा से काफी नीचे थे। कृषि के विकास के लिए कई नीतियां बनाई गई, जैसे जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी व्यवस्था को हटाया गया, और जिनकी भूमि अलग अलग जगहों पर थी उनको एक साथ लाया गया। लैंड कंसोलिडेशन कहा जाता है इसे। और भूमि सीमा का कॉन्सेप्ट आया, लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें एक परिवार या व्यक्ति सीमित मात्रा में ही जमीन रख सकता था, और ज्यादा जमीन रखने पर वह जमीन सरकार को चली जाएगी। पहली दो नीतियां तो सफल रहीं, पर तीसरी नीति उतनी सफल नहीं हो पाई। कारण उसका यह था कि बड़े किसानों का स्वार्थ। हालांकि जनसंख्या वृद्धि से एक तो वैसे ही खेती की जमीन कम पड़ने लगी, और भूमि सीमा आने पर उत्पादन में कटौती हो गई, क्योंकि जमीन कम होने लग गई लोगों के पास, या जिनके पास ज्यादा थी उनके पास तो कमी होने लग गई, और कुछ ही लोगों के पास उत्पादन प्रणाली पर एक कब्जा था उस समय। ये सभी नीतियां किसी खास सेक्टर के विकास के लिए बनाई गई। यहीं से सफेद क्रांति और हरी क्रांति निकल कर आई, जिसमें हरी क्रांति कृषि और सफेद क्रांति दूध की है। पर ये कुछ राज्यों तक ही सीमित रह पाई, जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन राज्यों में भी किसानों को कृषि उपज से उतना पारिश्रमिक नहीं मिला, क्योंकि कृषि में लगने वाले उर्वरक और मशीनों पर नियंत्रण नहीं रहा। उनके दाम बढ़ते गए जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिज्म बढ़ता गया, और धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में गिरावट आने लग गई और किसान और ज्यादा गरीब होने लग गया। अब हम अपने वीडियो के आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं, जो कि है कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोऑपरेटिव मूवमेंट की, और टारगेट ग्रुप प्लानिंग की हम बात करते हैं इसमें। कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब सामुदायिक विकास, और इसमें हम किसी खास समुदाय, जिसमें हम बात करेंगे ग्रामीण समुदाय की, इसके बारे में हम बात करेंगे। यह है वर्गीस कुरियन, जो कि सफेद क्रांति के जनक बताए जाते हैं। ये इमेज ग्रीन रिवॉल्यूशन को शो कर रही है, जिसमें खेती के आधुनिक तरीकों को इस्तेमाल किया जा रहा है। यह है पंचायती राज व्यवस्था, 3 टियर सिस्टम के बारे में भी हम जानेंगे। और यह है अमूल कंपनी, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत ये कंपनी निकल के आई, और भारत में सफेद क्रांति में इसका हाथ क्या था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टारगेट ग्रुप प्लानिंग। तो जैसे कि हम लोग सेक्टोरल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, सेक्टोरल डेवलपमेंट के अलावा 1952 में ग्रामीण विकास के लिए एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था लोगों को स्वयं की सहायता से स्वयं का विकास करना, लेकिन कार्यक्रम बहुत सफल नहीं हो पाया। इसका एहसास तब हुआ जब ग्रामीण समुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी की जरूरत महसूस हुई।
इसके लिए 1957 में पंचायती राज व्यवस्था पेश की गई, जिसे त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करी जाती है, 3 टियर सिस्टम की बात करी जाती है, जिसमें ग्राम पंचायत, विलेज लेवल की, पंचायत समितियां ब्लॉक स्तर की, और जिला परिषद यानी कि जिला लेवल की स्टेजेस आती हैं, और यह बॉटम टू टॉप मॉडल पर आधारित होता है। लेकिन दुर्भाग्य से ग्रामीण अभिजात वर्ग जो कि अमीर किसान है इसमें शामिल नहीं हुए, और यहीं से जन्म हुआ सहयोगी आंदोलन का, या सहकारी आंदोलन जिसे कहा जाता है। भारत सहकारी खेती चाहता था, जो कि चीन के पैटर्न पर आधारित थी, जिसमें भूमि एक गांव के पास होती है और किसानों के पास उनके शेयर होते हैं। लेकिन देश के समाजवादी पथ पर चल रहा था, और वो नहीं चाहता था कि किसी के पास प्राइवेट लैंड ओनरशिप हो। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्राइवेट ही हो जाए, पर उसका काफी ज्यादा हिस्सा सरकार के नियंत्रण में भी रहे। और समाजवादी पद पे तो वैसे भी निजी संपत्ति के खिलाफ ही माना जाता है, क्योंकि किसानों ने सामुदायिक रूप से स्वेच्छा से जमीन नहीं दी। तब विनोबा भावे आए और उन्होंने भूमि दान आंदोलन या फिर भूदान आंदोलन की अपील करी, जिसमें लोगों से कहा कि आप भूमि दीजिए। ये भू आंदोलन क्या है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, ये आप लोग अलग से पढ़ें इसके बारे में कि क्या है ये भूदान आंदोलन, काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में। और कई सारी क्रेडिट सोसाइटीज यहां से निकलने लग गई। क्रेडिट सोसाइटी वो होती हैं जो आपको कुछ ऋण देती हैं और बाद में कहती हैं कि आप उस ऋण के साथ उसका ब्याज जमा कर दीजिए। चूंकि स्थानीय लोगों के बीच सहयोग करने की भावना नहीं है, क्योंकि अधिकांश मामलों का प्रबंधन सरकार या अर्ध सरकार द्वारा किया जाता है। कई मामलों में अधिकारी जैसे रजिस्ट्रार, प्रबंध निदेशक, प्रशासन आदि राष्ट्रीयकृत बैंक सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए धन मुहैया कराते हैं। खासकर इसमें महाराष्ट्र के ग्रामीण क्रेडिट कोऑपरेटिव अपेक्षाकृत प्रभावी हैं, जो गन्ना उत्पादन करते हैं, जिनके पास सहकारी चीनी मिलें भी हैं। सहकारी से हमारा यहां मतलब है कि सहकारी या सहयोगी से हमारा मतलब है विकास के लिए निजी भूमि सरकार के हवाले कर देना और मिलजुल कर विकास की गंगा बहाना। जिसमें अन्य क्षेत्रों में भी जिसमें सहकारी तरीके से फायदा हुआ, आप देखते हैं कोऑपरेटिव लिमिटेड जिसे कहा जाता है, सहकारी आप कई जगह पर देखते हैं, तो उसका मतलब यही रहता है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ दुग्ध उत्पाद में। आनंद मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड, अमूल की फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखनी है, आनंद गांव के किसानों के सहकारी प्रयासों के द्वारा बाहर आया। आनंद गांव गुजरात में एक गांव है और वहां से दूध की क्रांति शुरू हुई, जो कि अब एशिया में काफी बड़ा नाम है। अब बात करते हैं टारगेट ग्रुप प्लानिंग की, जिसमें हम बात करेंगे आईआरडीपी की। आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग, ये काफी पूछा जाता है, शॉर्ट नोट पे भी पूछा जाता है, इसको देख लीजिए। इसमें एरिया डेवलपमेंट, जैसा कि हमने 5 एस्पेक्ट बताए थे डेवलपमेंट के, अप्रोचेस बताई थी, उसमें एरिया डेवलपमेंट को और टारगेट ग्रुप डेवलपमेंट को मिला दीजिए तो आपको आईआरडीपी मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि दोनों के साथ चलने वाला डेवलपमेंट प्लानिंग। इसके अंतर्गत कॉमन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आ जाता है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम आ जाता है, जहां पे सूखा पड़ रहा है उनके लिए अलग से व्यवस्था करी जाएगी विकास की। स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की बात करते हैं, यानी कि जो जितने छोटे किसान हैं